गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले एक सूचना है आपके लिए कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का जो आपने आवेदन किया है उसमें करेक्शन का लिंक आ गया है। परसों से करेक्शन चालू हो गया है। किसी के फॉर्म में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, वो चाहे नाम के स्पेलिंग में हो माता पिता के या खुद के, या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई त्रुटि हो, आप उसका तुरंत आजकल में करेक्शन करवा लीजिए। अब अगली बात देखिए, हम लोग नागरिक शास्त्र की श्रृंखला में आज पढ़ेंगे व्यवस्थापिका द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो नागरिक शास्त्र का जो सिलेबस है, नागरिक शास्त्र का सिलेबस छोटा है और प्रश्न आते हैं ज्यादा। सामाजिक विषय से कुल आपकी परीक्षा में 35 क्वेश्चन आते हैं। नागरिक शास्त्र से 1/3 क्वेश्चन आता है, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन। और इतिहास और भूगोल की तुलना में इसका सिलेबस छोटा है और ज्यादा प्रश्नों को कवर करता है। तो इसलिए आप इसको कम पढ़ करके अधिक प्रश्नों को कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप सीरियसली लेकर के इधर 2-4 दिन में पढ़ के समाप्त कर डालिए। चलिए देखते हैं। तो पहली बात हमको ये जाननी है कि जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसे 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। पहली सूची है हमारी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इन तीनों विषयों पर कानून बनाने का किसको किसको अधिकार है। देखिए, संघ सूची पे कानून जो है वो केंद्र सरकार या संघ सरकार बनाती है, अर्थात इसके कानून निर्माण की प्रक्रिया संसद में संघ सरकार की व्यवस्थापिका में होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का निर्माण जो है वो राज्य विधानमंडल, मतलब राज्य सरकार कराती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि राज्य विधानमंडल में कौन कौन होते हैं। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरह से राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का दोनों का क्षेत्र होता है। इसमें संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से विषय जो है हमारे इन सूचियों में सम्मिलित हैं। ये देखिए संघ सूची। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ विषय प्रमुख हैं। ये प्रमुख विषय देखिए, रेल है आपका, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक एवं तार। ये सब संघ सूची के विषय हो गए। ये देखिए राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय में पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन हम लोग क्लास 6 वाली बुक से पढ़ चुके हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। कृषि, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार, सड़क। निचली अदालत मीन्स
जिला अदालतें। अब आ जाइए समवर्ती सूची पर। यह समवर्ती सूची के विषय। इसमें देखिए चिकित्सा, चिकित्सा है, शिक्षा है, वन है, उद्योग है, विवाह, बिजली, समाचार पत्र, परिवार, पुस्तकें, धार्मिक संस्थाएं, ये सब समवर्ती सूची पर आते हैं। इसमें जो है दोनों लोग कानून बना सकते हैं, दोनों का मतलब संसद और राज्य विधानमंडल। लेकिन अगर कभी मतभेद होता है इन समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य में, तो संघ के कानून को मान्यता दी जाएगी। ये बात भली बात जानते रहिए। यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर मतभेद हो किसका कानून माना जाएगा? संघ के कानून को मान्यता दी जाएगी। ये देखिए प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। न्यायपालिका उन कानूनों के संरक्षक का काम करता है। एक तो न्याय प्रदान करना तो उसका काम है ही बच्चों, उसके साथ साथ न्यायपालिका जो है, उच्चतम न्यायालय जो है, वो क्या करती है? इसके संरक्षक का काम करती है कानून के, और उसका काम है कानून की रक्षा करना, उसका संरक्षण प्रदान करना और लोगों को न्याय प्रदान करना। केंद्र में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, कार्यपालिका केंद्रीय मंत्रि परिषद होती है, न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय होती है। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका राज्य मंत्रि परिषद और न्यायपालिका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है। अब आ जाइए संसद पे। संसद बच्चों 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा। किन 3 से संसद बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। अब साथियों हमको पढ़ना है लोकसभा। लोकसभा जो है ये एक तो निम्न सदन है, इसे अस्थायी सदन कहते हैं, इसी को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, इसको आम सदन भी कहा जाता है। ये इसके नाम है। और इसमें सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जिसमें सीधे पब्लिक वोट देती है, जनता वोट देती है। 8 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों के मतदान में वोट दे सकता है। अब बात आ गई इसके सदस्यों की संख्या की। लोकसभा के सदस्यों की बच्चों अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, वर्तमान में 543 है। इसमें जो है 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा लोकसभा की सामान्य बातें। तो कहने का मतलब 543 तो निर्वाचित होंगे और 2 जो हैं 543 के बाद 2 आंग्ल समुदाय से राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर सकते हैं।
ये देखिए लोकसभा के सदस्यों की क्या योग्यताएं होती हैं, उसको अब हम लोग देखेंगे। यह है लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं। तो लोकसभा का जो सदस्य है साथियों, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, और मतदाता सूची में नाम होने से पहली शर्त है वो भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम हो, 25 साल की उम्र हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। अब आ जाइए लोकसभा का कार्यकाल। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। इसीलिए इसको हर 5 साल पर लोकसभा भंग हो जाती है, उसके पहले भी हो सकती है। अगर सरकार ने बहुमत खो दिया तो उसके पहले भी लोकसभा भंग हो जाती है। इसीलिए बच्चों इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर, और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, ये लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। और कभी अगर लोकसभा राज्यसभा की एक साथ बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं रहता है उसकी अनुपस्थिति में, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य कौन देखता है, उपाध्यक्ष देखता है। ठीक है। अब लोकसभा में साल भर में कम से कम 2 अधिवेशन होना चाहिए। एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना चाहिए, कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। कम से कम 2 अधिवेशन एक वर्ष में होना चाहिए, और 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक की गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये उसके पदाधिकारियों की बात हो गई। आगे चलते हैं। लोकसभा का कार्य देखिए क्या है। एक तो है कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना, ये लोकसभा का कार्य हो गया। अब आ जाइए राज्यसभा पर। राज्यसभा, इसको अस्थाई सदन कहते हैं। क्यों अस्थाई सदन कहते हैं? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, कभी इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। अब यह अस्थाई सदन है, उच्च सदन भी है। लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और बच्चों एक महत्वपूर्ण बात जानिए, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, और यहां पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतलब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता नहीं वोट देती है, उसके प्रतिनिधि वोट देते हैं। तो अब आ जाइए सदस्यों की बात। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकती है, 250। अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। और
12 सदस्यों को माननीय राष्ट्रपति महोदया, इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो है इसको मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं? 12। किसको मनोनीत करेंगे? ये या तो साहित्य के क्षेत्र से हों, या तो वैज्ञानिक हों, विज्ञान के क्षेत्र से हों, या कलाकार हों, या समाज सेवी हों। इधर खेल के क्षेत्र से भी जो है मनोनीत किया गया, जैसे सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था, अभिनेत्री रेखा को मनोनीत किया गया था। तो ये हो गए 12 जो है जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। अब जो है राज्यसभा का चुनाव भी हमने देख लिया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होती है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का। यह स्थायी सदन है, उच्च सदन है। अब बच्चों, इसमें जो है एक बात हमको ये जाननी है, हाँ, जब ये विघटित नहीं होती है तो सदस्य आते कैसे? इसके लिए हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उनका जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव कर लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। और देखिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात करें तो बच्चों, हमारे देश का उपराष्ट्रपति, इस समय अभी चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति का, कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यही राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। जब सभापति उपस्थित नहीं रहते हैं, उनके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है। यहां पर भी वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना चाहिए। दोनों अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब हमारा राज्यसभा का क्या कार्य है उसको देखते हैं। देखिए, लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने एवं संशोधन का कार्य करती है। दोनों सदनों द्वारा जब कोई प्रस्ताव विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है। इस बात को समझिए। पहले कोई विधेयक जो है लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, दोनों से पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा हस्ताक्षर के लिए। ये तीनों काम हो गया, लोकसभा से पारित, राज्यसभा से पारित, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। तब वो क्या होता है? कानून बन जाता है। अभी ये कानून निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग इस बात को डिटेल में पढ़ते हैं। ये आगे हम लोग कानून निर्माण की प्रक्रिया। पहले तो ये जानेंगे कोई विधेयक सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। गैर सरकारी विधेयक, अगर कोई भी मंत्री किसी विधेयक को प्रस्तुत करता है तो वो होता है सरकारी विधेयक, और मंत्री नहीं जबकि कोई सदस्य अगर उसको पेश करता है वो कहलाता है गैर सरकारी विधेयक।
तो ये हो गए सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। अब संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना। पहले जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसको विधेयक या बिल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। अब हम बात करेंगे साधारण विधेयक कैसे कानून बनता है। साधारण विधेयक बच्चों लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक को कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। इसके बाद ये मान लीजिए लोकसभा में पेश हो गया, तो इस 3 वाचनों से होकर गुजरता है। प्रथम वाचन में क्या होता है, सदन की अनुमति लेकर के विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है प्रथम वाचन में, और प्रस्ताव की प्रति उपस्थित सदस्यों को वितरित की जाती है। जब विधेयक सदन में पेश हो जाता है तो इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अब जो है इसके बाद है द्वितीय वाचन। इस विधेयक पर द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, विधेयक के समस्त बिंदुओं पर चर्चा होती है, इस विधेयक में आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं और द्वितीय वाचन समाप्त हो जाता है। मतलब द्वितीय वाचन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी, लोग उसकी अच्छाइयों को बताएंगे, उसमें जो कमियां होगी उसको बताएंगे, जो कमी होगी उसमें संशोधन किया जाएगा और द्वितीय वाचन समाप्त हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे तृतीय वाचन। तृतीय वाचन के पश्चात विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इस चरण में विधेयक में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता है। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत इसका समर्थन कर देता, अपेक्षित बहुमत मीन्स यहां आधे से अधिक ही है, आधे से अधिक, तो विधेयक पारित हो जाता है। यदि विधेयक स्वीकृत हो जाता है तब इसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इन्हीं 3 वाचनों से गुजरता है। अगर दूसरा सदन भी स्वीकृति दे दिया तब इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह कानून बन जाएगा। फिर वही बात, लोकसभा से पास हुआ, 3 वाचनों से होकर गुजर गया, राज्यसभा से भी 3 वाचनों से होकर गुजर गया, कहां जाएगा अब? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, स्वीकृति मिलने का मतलब इनका हस्ताक्षर हो गया उस पर, तो ये कानून बन जाएगा। अब कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य, इसको समझो बच्चों। वही बात है फिर कही गई है, साधारण विधेयक पहले किसी सदन में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में या लोकसभा में। उसके बाद आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है। यह प्रक्रिया दोनों सदनों में होगी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी होता है। आमतौर पर जो मत दिए जाते हैं, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब मत दिया जाता है तो सभापति अपना मत नहीं देता है, लेकिन अगर विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों की संख्या हो गई तब सभापति भी अपना निर्णायक वोट दे देगा और विधेयक का परिणाम उसके वोट से प्रभावित होता है। अगर पक्ष में दिया तो पारित होगा, उसके विपक्ष में दिया तो नहीं पारित होगा। दूसरे सदन से अगर नहीं पारित होता है, अगर विधेयक, मान लीजिए विधेयक पहले सदन से पारित हो गया और दूसरे सदन से नहीं पारित होगा, यदि विधेयक एक सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन से नहीं पारित होता है तो समस्या खड़ी हो जाती है। अब इसके लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है,
देखिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनने लायक है। जब एक सदन से विधेयक पारित हो गया, दूसरे से नहीं पारित हुआ। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझाव सहित लोकसभा में वापस भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति महोदय को लगे कि इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत है, वो सुझाव सहित वापस भेज सकते हैं। लोकसभा उस सुझाव को स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। लेकिन अगर दूसरी बार लोकसभा भेजेगी राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति को अपना हस्ताक्षर करना ही होता है। ये देखिए धन विधेयक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है, साधारण विधेयक में हम लोगों ने देखा किसी सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर धन विधेयक है बच्चों, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। और धन विधेयक होता क्या है? जो खर्चे से, आमदनी से जुड़ा हो, जैसे बजट, इसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश होगा और इसे मंत्री ही पेश कर सकता है। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है, अर्थात ये विधेयक लोकसभा में ही पारित होते हैं, राज्यसभा में भेजे जाते हैं चर्चा के लिए। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन से अधिक उसको रोक नहीं सकती है। अब हमको देखना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना है हमको व्यवस्थापिका को। तो बच्चों, जैसे हमने देखा अभी कि केंद्र की व्यवस्थापिका राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के मिलके बनती है, उसी तरह से राज्य व्यवस्थापिका को हम क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल ये किससे बनेगी? राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से। यद्यपि विधान परिषद देश के सभी राज्यों में नहीं है। तो हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बनी है। इसमें 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं। एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकते हैं। विधानसभा का चुनाव कोई वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसने 25 वर्ष की आयु पूरी की हो। इनको क्या कहते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इनका गठन 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति भंग कर सकता है संसद को, लोकसभा को 5 साल से पहले, उसी तरह से राज्यपाल इसे भी 5 वर्ष से पहले भंग कर सकता है मंत्रि परिषद की सलाह से। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 जो है स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 जो है 8 शिक्षकों द्वारा, 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यपाल 10 सदस्य मनोनीत करता है और राष्ट्रपति कितने करते हैं? 12। राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है और राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। विधान परिषद राज्यसभा की तरह होता है। यह अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, राज्यसभा से बातें एकदम बिल्कुल मिल रही हैं। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा, विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है।
हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ है? लखनऊ में। इस तरह से बच्चों ये अभ्यास प्रश्न है। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। ये 5 वर्ष हो गया, 100 है। ठीक है, ये अब और जो अभ्यास प्रश्न लिखने लायक है इसको आप करिए। यहां से आपके एग्जाम में एक कंफर्म रहिए कि 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसको सब आप पढ़ डालिए।